अंग्रेजी में जो शब्द है वाइटल, उसका बड़ा अच्छा अर्थ है, जिसके बिना हम रह ही नहीं सकते। ऐसी कंडीशन है, ऐसी अनिवार्यता है जो बहुत ही आवश्यक है। और यहाँ पर एजुकेशन के मामले में ये कहा जाता है कि वाइटल जो है, जो श्री अरविंद की धारणा है उनके दर्शन में, कि वाइटल के बिना तो शिक्षा है ही नहीं। हालांकि बाकी के सारे भागों का, सारे अंगों की शिक्षा उतनी ही जरूरी है, लेकिन वाइटल एक ऐसी चीज है, और इसका नाम भी हिंदी में देखिए प्राण कहा गया। जिस तरह से हम शारीरिक रूप से सांस लेते हैं, सांस के बिना, ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रह सकते, वैसे ही ये जो हमारी प्राणिक ऊर्जा है, ये जो हमारे अंदर प्राणिक शक्ति है, ये जो हमारे अंदर का वाइटल है विद्यमान, इसके बिना, इसकी शिक्षा, इसके प्रशिक्षण के बिना हम अधूरे, पूरी तरह से अधूरे। पूरी जिंदगी जो है वो चलाने के लिए वाइटल जो है वो एक किस्म का कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारे शारीरिक सांस को, शारीरिक प्राण। और वाइटल के बारे में श्री अरविंद ने जो बहुत विस्तार से चर्चा की है, शायद ही किसी और थिंकर या और शिक्षा के क्षेत्र में किसी ने जिक्र किया हो। जिस ढंग से उन्होंने वाइटल के कई लेवल्स, कई उसके स्तरों का बहुत विस्तार से बताया है, और किस तरह से अपने उस वाइटल को ट्रेन करना है, किस तरह से उसको प्रशिक्षित करना है, ये योग साधना में कितना आवश्यक है। शिक्षा में तो है ही। हालांकि हम एक विद्यार्थी जब थे शिक्षा के, तो हमने सबसे पहले शिक्षा की परिभाषा में यही पढ़ा था कि शिक्षा का अर्थ ही है बालक का सर्वांगीण विकास करना। और सर्वांगीण में हमेशा हम लोगों को ये समझाया जाता था किताबों के जरिए कि सभी अंगों का विकास करना। लेकिन हैरानी की बात होती थी कि वहां साथ में ये भी लिखा होता था कि बालक के अंदर जो है, बालक के अंदर जो निहित शक्ति है, उसको बाहर निकालना वो शिक्षा है। अब मजे की बात ये होती थी कि अंदर उसके क्या है, ऊपरी तौर पर, मोटे तौर पर पुस्तकों में भी यही लिखा जाता था, हमारे अध्यापक गण भी यही बताते थे कि जो अंदर की हमारी छुपी हुई गुण है, छुपी हुई चीजें हैं, जैसे कि हमारी योग्यताएं हैं या हमारा कोई पोटेंशियल है, उसको शिक्षा की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालना। भूल जाते थे या उनको ज्ञान नहीं था कि इसके अलावा बहुत कुछ गहराई में अंदर छुपा हुआ है। जो छुपा हुआ है वो बाकी बाहर की हमारी 3 तहों से छुपा हुआ है, बहुत ज्यादा अंदर की तरफ है, जिसको श्री अरविंद ने चैत्य का नाम दिया था, और अंग्रेजी में साइकिक कहा गया। साइकिक एक्चुअली इज द राइट वर्ड ही हैज यूज्ड। एक नई टर्म उन्होंने दी जो किसी और ने नहीं इस्तेमाल की। और साइकिक एजुकेशन के आने से ही, स्पिरिचुअल एजुकेशन के आने से ही शिक्षा सर्वांगीण बनती है, संपूर्ण बनती है। केवल शारीरिक, प्राणिक और मानसिक शिक्षा से शिक्षा पूरी नहीं होती है। और वाइटल एजुकेशन का अनिवार्य होना हमारे पूरे कार्यक्रम के अंदर, पूरी शिक्षा योजना में बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि जिंदगी जीना है बच्चे ने आगे चलकर। जब वो प्रौढ़ अवस्था में आता है, जब वो आगे चलकर समाज का एक उपयोगी सदस्य बनता है, या राष्ट्र का निर्माण करने में अपनी सहायता करता है, या किसी भी पद पे अधिकारी स्वरूप कार्य करता है, किसी वोकेशन में जाता है, तो उन सब कार्य या उन सभी कार्यों के लिए, सभी जिम्मेदारियों के लिए प्राण की शिक्षा या प्रशिक्षण पहले से मिलना बहुत आवश्यक है। तो समग्र शिक्षा, जैसा कि अपर्णा जी ने भी अभी जिक्र किया है, कि ये पूर्ण शिक्षा है, परफेक्ट है, ये पूरी है, अपने आप में कंप्लीट है। क्यों? क्योंकि ये हमारे व्यक्तित्व के सभी भागों को लेकर शिक्षा दे रही है। और सभी भाग क्या है? 3 हमारे जो बाहरी भाग हैं, शरीर जो दिखता ही रहता है, और प्राण जो हमें दिखते नहीं है लेकिन हमारे आचरण और व्यवहार में प्रदर्शित हो जाते हैं, परिलक्षित हो जाते हैं।
हमारे आचरण से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि हमारे अंदर की भावनाएं, अंदर के भाव, अंदर की वृत्तियां कैसी हैं। इसी तरह से मानसिक का पता चल जाता है हमारे विचारों से, हमारे दृष्टिकोणों से, हम किस तरह की बातें करते हैं, आइडियाज कैसे पुट अप करते हैं, कैसे हम अपनी बातचीत में अपने अंदर के जो छुपे हुए विचार हैं उनको हम व्यक्त कैसे करते हैं। लेकिन इन सबका संबंध प्राण के साथ कहीं ना कहीं हो जाता है। वो कैसे होता है? बड़ी अच्छी एक बात है कि हम लोग जब कुछ बोलते भी हैं, जब कुछ व्यक्त करते हैं अपने विचार को, तो उसके पीछे भी एक भाव या भावना रहती है। बहुत ही सटल, बहुत ही सूक्ष्म तरीके की कई बार वो भावना होती है जिसका अंदाज लगाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब हम शिक्षा की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, जब हम बच्चों के साथ बातचीत कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को किसी तरीके का विषय ज्ञान दे रहे हैं, बच्चों के साथ खेल रहे हैं, कोई क्रिया कर रहे हैं, तो खास तौर पर एक टीचर के लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वो अपनी भाषा, अपने वाचन, बोलने का तरीका, जेस्चर, प्रेजेंटेशन, कैसे प्रस्तुतिकरण है, इनका खास ध्यान रखें। क्योंकि ये सब परिलक्षित होता है, हमारे अंदर से विचार क्या व्यक्त हो रहे हैं वो इन सब बातों में से निकल कर आ रहे होते हैं। इसलिए प्राण की शिक्षा अत्यंत अनिवार्य हो जाती है। और हमने जैसे बताया कि प्रौढ़ अवस्था में या आगे चलकर विद्यार्थियों को समाज या देश की जिम्मेदारियों में हिस्सा लेना है, तो जीवन यापन करना है, तो और लोगों के साथ कैसे उठना बैठना है, अपना संबंध कैसे बनाना है, काम के प्रति अपना दृष्टिकोण कैसे रखना है, काम में या किसी और परिस्थिति में विपदा आती है, मुसीबत आती है, तो उसके प्रति कैसा दृष्टिकोण रखना है, ये सब प्राण की ही शिक्षा है। तो प्राण है क्या? व्हाट इज वाइटल? व्हाट इज वाइटल इन अस? एक्चुअली देखा जाए, असल में जो वाइटल है इसके अंदर भाव भावनाएं तो है ही, लेकिन ये हमारे अंदर बहुत सारी इच्छाओं को भी बटोर के रखता है। बहुत सारी इच्छाएं मनुष्य की जो है वो इस हिस्से के अंदर होती हैं। चाहे वो खाने की इच्छा है, बहुत छोटी इच्छा है, कई बार ये बहुत विकराल रूप भी ले लेती है, या पढ़ने की इच्छा है, खेल की इच्छा है, कोई भी इस तरह की इच्छा, धन दौलत कमाने की इच्छा, ये सब डिजायर के अंदर आता है। लेकिन साथ ही साथ अगर हम कहें कि यही एक हमारा हिस्सा है जो जीवन की गति को ऊर्जा देता है, ये प्राण शक्ति भी नाम इसका इसीलिए आया है कि ये एनर्जी ऑफ एक्शन, इसके अंदर डायनामिज्म है, गतिशीलता है, जो हमें उत्साह देती है, एंथुसियाज्म देती है, ज़ील देती है, जोश देती है, हमें जीने की चाह के लिए हमेशा तैयार रखती है, और जीने की साथ साथ जिंदा रहने के लिए कुछ करने का मतलब है कि हम कुछ ऐसा करें, विशेष, विशिष्ट, एक खास तौर का कुछ ऐसा काम करें जो अन्यथा ना हो सकता हो, या जो हम औरों से भी अलग कर सकें। तो वाइटल इन अ वे इज अ काइंड ऑफ स्टोर हाउस ऑफ आवर इमोशंस, हमारे संवेग, हमारी संवेदनाएं, हमारे भाव, हमारी भावनाएं, और इसके अंदर क्या कुछ शामिल है जो हमें अपने स्वभाव को जानने पर ही पता चलता है। जब मनुष्य अपने स्वभाव को जानता नहीं है तो वो बहुत अज्ञानी बनकर अपने वाइटल का दुरुपयोग करता है। ये सिलसिला हमारी शिक्षा में होता ही है, क्योंकि वाइटल एजुकेशन को बहुत कम महत्व दिया जाता है। बहुत कम इसलिए कि आजकल के भाग दौड़ की जिंदगी, और जहाँ इतना ज्यादा प्रतियोगिता पे जोर है, इतनी ज्यादा कंपटीशन ड्रिवन सोसाइटी है, वहां पर वाइटल की ट्रेनिंग जो है, जहाँ इतनी नितांत आवश्यक है, वहीं पर इसे बहुत ज्यादा इग्नोर किया जाता है, बहुत सारा इसे नकारा भी जाता है। क्यों? क्योंकि ये कह के हमारे शिक्षक गण या हमारे अधिकारी जन
ये कह के कि भाई कोर्स बहुत ज्यादा है, सीबीएसई का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इस तरह की बातों से वाइटल एजुकेशन को स्थान नहीं मिलता। जबकि संपूर्ण शिक्षा में वाइटल एजुकेशन भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी मानसिक शिक्षा, जितनी बौद्धिक शिक्षा। जितना अगर बच्चे को आईआईटी के लिए आपने तैयार करना है, इंजीनियरिंग के लिए, या उसको मेडिकल एंट्रेंस के लिए तैयार करना है, डॉक्टरी के लिए जाना है, कुछ भी आपने उसे अगर कैरियर के लिए तैयार करना है, तो उसी के साथ साथ ये भी जरूरी है कि वो अपने भावों को, अपने अपने संवेगों को कैसे शिक्षित कर सके, कैसे उनको 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 कैसे उनका इस्तेमाल कर सके, उनको उपयोग कैसे कर सके। सही उपयोग करने से ही उसे अपने करियर में भी सफलता मिलेगी। डिप्रेशन हो या एंजाइटी हो, चिंता हो, ये डर है, ये सारे भाव जो है, सारी जो तकलीफें आ रही हैं आजकल, उसका कारण ही ये है कि हम वाइटल एजुकेशन को इग्नोर करते हैं। प्राण की शिक्षा को हम इतना अच्छा या इतना महत्वपूर्ण स्थान अपनी शिक्षा में नहीं देते हैं। लेकिन आज हम यही चर्चा करने जा रहे हैं कि वाइटल एजुकेशन न केवल इतना इम्पोर्टेंट है, बल्कि इसकी शिक्षा निहायत जरूरी है। और अच्छे स्कूलों में तो आजकल आप देख ही रहे हैं, जितने भी प्रगतिशील स्कूल हैं, वहां पर माता पिता ये सोचकर दाखिला देते हैं बच्चे को कि यहाँ बच्चे का संपूर्ण विकास हो सकेगा। भले ही वो सीबीएसई का सिलेबस फॉलो कर रहे हों, भले ही वहां पर और तरीके के प्रेशर्स हो सिस्टम के, लेकिन फिर भी कोशिश ये रहती है, और ऐसे स्कूल हैं, ऐसी बात नहीं है कि हमारे देश में ऐसे स्कूलों की कमी है, स्कूल है। सिर्फ हमने ये देखना होता है कि हम क्या ले रहे हैं स्कूल से, हमारे हाथ में क्या है। तो वाइटल एजुकेशन को और अच्छे से समझने के लिए हमें अपने आप को जानना बहुत आवश्यक है। हम एक अध्यापक रहे हैं और हमें मालूम है अध्यापकों में कितनी कमजोरियां होती हैं। बहुत सारे हमारे अपने प्रशिक्षण के दौरान, जब हम शिक्षक प्रशिक्षण कर रहे होते हैं, बहुत सारे हमारे स्वभाव की ऐसी बातें होती है जो हमें पहले मालूम ही नहीं होती है, लेकिन प्रशिक्षण के दौरान जब हम क्लासरूम प्रैक्टिसेस में जाते हैं, स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम में जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने ज्यादा समस्याओं से घिरे हुए हैं। सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि हम अंदर से शांत ही नहीं, हमारे अंदर साइलेंस नहीं है, कामनेस नहीं है, जो बहुत आवश्यक है। हम ये शिकायत करें कि बच्चे क्लास में बहुत शोर कर रहे हैं, ये निहायत गलत बात है। बच्चे तभी शोर कर रहे हैं जब हमारे अंदर का शोर व्याप्त है। तो ऐसी तमाम कई सारी समस्याएं हैं जिनका हमें पता ही तब चलता है जब हम ट्रेनिंग के लिए आते हैं, और कई ऐसी भी बातें होती हैं जिनका हमें अंदाज नहीं होता, और जब हम किसी स्कूल में अध्यापक बनकर जाते हैं, वहां जाकर उजागर होती है वो समस्या। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम वाइटल एजुकेशन में क्या कुछ कर सकते हैं, क्या हमें माता जी ने समझाया है, बताया है कि वाइटल एजुकेशन कैसी होनी चाहिए। लेकिन ये जरूर हम बताना चाहेंगे कि अगर हम स्कूल के अंदर इसको चाहते हैं कि प्रैक्टिस किया जाए, वाइटल एजुकेशन आए, तो हम टीचर्स, प्रिंसिपल्स या जो भी मैनेजमेंट से जुड़े लोग हैं, जो भी इस पूरी प्रक्रिया से जुड़े हुए लोग हैं, वो सब अपने ऊपर भी उन चीजों को लागू करें, अपने स्वभाव को जाने, अपने जीवन के लक्ष्य को पहचाने, अपने अंदर की सारी उन गहराइयों से वाकिफ हों जो अभी तक खुली नहीं। तो प्राण की शिक्षा में मोटे तौर पर हम 3 चीजों को ले सकते हैं मदर के हिसाब से, माता जी ने जो कहा है। सबसे पहली चीज है कि प्राण की शिक्षा के लिए हमें अपनी 5 इंद्रियों को बहुत अच्छी तरह से ट्रेन करना, प्रशिक्षित करना है। ऐसे भी आप देखिएगा मेंटल एजुकेशन में मदर ने कहा है, ऑब्जर्वेशन जो बात कही है, तो उस ऑब्जर्वेशन में 5 सेंसेस की अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी एजुकेशन आती है। यहाँ पर भी वाइटल एजुकेशन में वो बात है कि सेंस ऑर्गन्स को, हमारी 5 इंद्रियां जो है, देखना, सुनना,
स्मेल, गंध, स्पर्श करना, टच, चखना, टेस्ट, इन सब में ऐसी पूर्णता हम लेके आए, ऐसी परफेक्शन हो, ऐसी इनकी एक्यूरेसी हो। जैसे हम ज्योमेट्री का सवाल जब करते हैं, ज्योमेट्री की थ्योरम को जब हम करते हैं, या हम कुछ भी ड्राइंग करते हैं, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग बनाते हैं, आर्किटेक्चरल ड्राइंग बनाते हैं, तो उसमें बहुत ज्यादा परफेक्शन देखते हैं, एक्यूरेसी देखते हैं, यानी बिल्कुल सही, बिल्कुल सत्यता का प्रमाण ऐसा। तो वो चीजें जो हैं वो हमें इन पांचों इंद्रियों को ट्रेन करने से मिलनी चाहिए। ये हमारी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। चाहिए तो बहुत कुछ, और अच्छे टीचर्स कर भी लेते हैं। तो पांचों सेंसेस की ट्रेनिंग के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, बहुत सारे क्रियाकलाप हैं जिनकी हम मदद ले सकते हैं। खास तौर पर प्राण की शिक्षा के लिए कलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। कलाएं इसलिए कि कलाओं के द्वारा हमें सौंदर्य बोध और सौंदर्य ज्ञान होता है, और जिंदगी के प्रति बहुत अच्छा दृष्टिकोण समझने को मिलता है। अच्छे बुरे की पहचान, सुंदर और कुरूप, इसका हमें अंतर स्पष्ट हो जाता है। सुंदरता के प्रति कैसी प्रशंसा करनी है, एप्रिसिएशन, वो हमें समझ में आता है। और इसके साथ साथ कोई भी कला हो, किसी भी तरह की कला हो, संगीत हो, नृत्य हो, नाटक हो, या विजुअल आर्ट, या फिर स्कल्पचर हो, मूर्ति कला हो, किसी में भी मिट्टी का काम हो, किसी में भी कलात्मक समझ और एक कलात्मक स्वरूप को निहारना, उसकी बारीकियों को समझना और उसकी बारीकियों को बढ़ावा देना, ये सब हम कर पाते हैं कलाओं के द्वारा। और खास तौर पर हम नाटक के बारे में इसलिए दावे के साथ कहते हैं कि हमें बहुत कुछ जिंदगी के लिए सिखा देता है, क्योंकि नाटक में आप अकेले काम नहीं करते हैं। नाटक में आपके साथ तमाम लोग जुड़े होते हैं जो नाटक की प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो एक्ट कर रहे हैं, अदाकारी कर रहे हैं, या स्टेज के पीछे का काम संभाल रहे हैं, लाइट्स को देख रहे हैं, रोशनी का काम कर रहे हैं, प्रकाश सज्जा, या फिर साउंड ध्वनि का काम कर रहे हैं, या हमारी पोशाकों की तैयारी कर रहे हैं, या रूप रंग सज्जा कर रहे हैं, या स्टेज का निर्माण कर रहे हैं। तमाम इतनी बड़ी टीम के साथ मिलजुल कर एक नाटक को तैयार करना अपने आप में जीवन की पहेलियों को सुलझाने जैसा काम होता है। उस पूरी प्रक्रिया में, नाटक बनने की प्रक्रिया में हमें मौका मिलता है हम अपने को जाने, अपने को समझे। नाटक की शुरुआत ही वहां से होती है। Who am I? What am I made up of? हम अपनी भावनाओं, भावों, संवेगों, संवेदनाओं, तमाम इच्छाओं, उन सब से वाकिफ होते हैं। नाटक में हमेशा शुरुआत यही से होती है, और उसके बाद आगे चलकर हम विभिन्न नाटकों का मंचन जब करते हैं, तब हम सीखते हैं अदाकारी और बाकी के जो मंच प्रवेश की जो चीजें होती हैं उनके बारे में हमें ज्ञान मिलता है। तो कलाओं में अगर यूं देखा जाए, जीवन जीने के लिए हमारे ख्याल से नाटक बहुत कुछ हमें दे देता है, पर ऐसी बात नहीं कि संगीत या नृत्य नहीं देता है, भी देता है। उनमें एस्थेटिक्स बहुत होता है, बहुत ज्यादा। खास तौर पर जो हमारा शास्त्रीय परंपराओं का संगीत है या नृत्य है, इनसे हमें एस्थेटिक्स बहुत मिलता है, सौंदर्य परक ज्ञान, सौंदर्य परक शिक्षा। इसी तरह से हमें वाइटल के द्वारा, वाइटल की शिक्षा, प्राण की शिक्षा के द्वारा हम अपने कैरेक्टर का, हम अपने चरित्र का पूर्ण विकास कर सकते हैं, जिसकी बहुत आवश्यकता होती है। यानी आज लोग मूल्यों की बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि भाई हम विलक परिवार में हैं। पहले तो बहुत बड़े बड़े परिवार होते थे, तो घरों में ही मूल्यों का विकास हो जाता था। आज वो बच्चे को मौका नहीं है, विलक परिवार प्रथा हो गई है, और उसमें भी दोनों माता पिता नौकरी पेशा होता है, तो दोनों ही व्यस्त रहते हैं।
तो बच्चे पर उतना ध्यान नहीं दे पाते। ऐसी धारणा है लोगों की, लेकिन ध्यान देने वाले माँ बाप तो अभी भी विलग परिवार में भी, न्यूक्लियस फैमिली में भी देते हैं। कैरेक्टर फॉर्मेशन में, चरित्र निर्माण में हमें क्या देना है बच्चे को, क्या सिखाना है कि आगे चलकर वो एक अच्छा जीवन व्यतीत कर सके, जिसके अंदर उसे एक जिंदगी जीने का हमेशा ही उत्साह मिलता है, हमेशा वो प्रसन्न रहे, हमेशा वो चेयरफुल रहे, हमेशा उसको सामने नजर आए कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे अभी और आगे जाना है, मुझे अभी और प्रगति करनी है, मुझे आगे बढ़ना है, अपने को निखारना है, अपने को और आगे संवारना है। केवल डिग्रियों से नहीं, अपने अंदर के आंतरिक स्वयं को मुझे निखारना है, संवारना है, और वो वाइटल के द्वारा बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वाइटल और साइकिक दोनों एक दूसरे की बहुत मदद करते हैं। साइकिक जो है उसकी मदद तो हम सबको चाहिए ही चाहिए, चाहे वो मेंटल हो चाहे शारीरिक हो, हर एक में साइकिक की प्रधानता है। लेकिन यहाँ पर वाइटल के लिए खास तौर पर साइकिक जो है बहुत बहुत, जिसे कहते हैं, आगे आकर मदद करता है। तो चरित्र निर्माण के लिए, चरित्र के विकास के लिए जिन गुणों का विकास करना होता है वो है सत्यनिष्ठा यानी सिंसियरिटी, स्पष्टवादिता, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और बिल्कुल सामने जो है सो है वाला जो हिसाब है, स्पष्टवादिता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, और इंड्योरेंस यानी लगातार लगे रहना, परसिवियर करते रहना, धैर्य रखना, ईमानदारी जो कि नितांत आवश्यक है हर चीज में, चाहे हम पढ़ रहे हैं क्लास में, किसी विषय वस्तु का ज्ञान ले रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलों में ईमानदारी कितनी आवश्यक है। खेलों के साथ साथ हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, छोटी से छोटी, हमारी क्लास टीचर ने अगर हमें कह दिया कि तुमने क्लास का ध्यान रखना है, मेरी गैर हाजिरी में देखना बच्चे क्या काम कर रहे हैं, अपना भी काम तुम्हें साथ साथ करना है, अक्सर टीचर्स ऐसे करती है स्कूलों में, उसको भी बखूबी ईमानदारी के साथ करना। या हमें कह दिया कि तुमने कक्षा की सफाई कर, तो उसमें कितनी ईमानदारी यानी कितना मन लगाकर, कितने हम तत्पर होकर, कितने मनोबल से, कितने मनोभाव से, कितने प्यार से, कितने एक अच्छे दृष्टिकोण से कि ये हमारी क्लास है, ये हमारा स्कूल है, अपनत्व के साथ हम उस काम को करें, वो भी ईमानदारी है। फिर साथ में ईमानदारी के एक शांत भाव रहे, शोर शराबा नहीं करना। कई लोगों को हमने देखा है स्कूलों में, कॉलेजों में खास तौर पर, कि काम तो करते हैं और काम का नेट रिजल्ट बाद में बहुत अच्छा भी होता है, लेकिन शोर बहुत करते हैं। एक तो अपना शोर, एक उनकी जो अपनी बेचैनी होती है, उथल पुथल जो अंदर से होती है, उस पूरे दौरान, उस पूरे कार्यक्रम को करते हुए, उस पूरे काम को करते हुए जो मन उनका अशांत होता है, उससे आसपास का वातावरण भी अशांत हो जाता है। तो ये कितना जरूरी है कि हमने अपने मन पर काबू रखना है, नियंत्रण रखते हुए, शांत रहते हुए हमने सब तरह की चीजों को निपटाना है, चाहे मुश्किल है चाहे आसान है। लगातार उत्साह रखना, एक एंथुसियाज्म बना रहे, और एंथुसियाज्म तभी बना रहता है जब हमारे सामने गोल है, जब हमारे सामने एक लक्ष्य है। जब लक्ष्य नहीं है तो कुछ भी नहीं, और हमारे उत्साह में कभी कमी नहीं आ सकती है जब हम ये समझें, जब हमारे अंदर ये विचार आए, क्योंकि हमारे अंदर विचार जैसा आएगा वैसा ही हम बच्चों के अंदर भी इंस्टिल कर सकते हैं। हमारे अंदर ये विचार रहे कि ये ईश्वर का काम, ये जो भी मैं काम कर रही हूँ, जो भी मेरी क्रिया है, जो भी मेरी ये दायित्व है, जो भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सब ईश्वर का दिया हुआ है, और ये उसी को मैं कर रही हूँ, उसी के लिए मैं सौंप रहा हूँ, उसी को दे रहा हूँ। तो ये कितना आवश्यक है, और इसके लिए कितना सजग रहना, सचेत रहना हमेशा नितांत आवश्यक है, निहायत जरूरी।
साहस, करेज। आप जो फ्लावर्स की एक्सरसाइजेस करते हैं उनको पता होगा कि मुदार का जो फूल होता है वो साहस का द्योतक है, माता जी ने बताया है। और साहस केवल फिजिकली नहीं, शारीरिक रूप से नहीं, वाइटल का साहस कितना आवश्यक है। सत्यता हमारे अंदर रहे, सिंसियरिटी हमेशा रहे, हमारे अंदर किसी भी विपदा को झेलने का उस साहस हमेशा बना रहे। साहस का संबंध फेथ के साथ भी है, यानी ईश्वर के ऊपर विश्वास करना, भरोसा करना। वो जो एक बॉन्ड है हमारा साहस का, वो फेथ में जब कन्वर्ट हो जाता है तो सारी मुश्किलें आसान हो जाती हैं। अपने स्वभाव, अपने अंदर के नेचर से वाकिफ होना, उसका रोज अवलोकन करना कितना आवश्यक है। रोज उसकी ऑब्जर्वेशन को जानते हुए लिखना। माता जी ने तो बोला है कि अपने नेचर पर अगर तुम काम करो और उसके ऊपर रिफ्लेक्ट करो, रोज तुम उसका आत्म अवलोकन करो, जिससे कि आजकल कई वेस्ट के लोग मिरर वर्क कहने लगते हैं कि सेल्फ रिफ्लेक्शन। शाम को तुम बैठो और अपने आप के साथ बात करो, अपने आप को एक सामने पर्दे पर देखो, जैसे कैनवस के ऊपर हम फिल्म देख रहे हैं वैसे विजुअलाइज करो सुबह से लेकर शाम तक मैंने अपने आप को कैसे कंडक्ट किया, मेरा आचरण, मेरा व्यवहार, मेरे अंदर के विचार, अंदर की गतियां कैसी थी, उन सबको मैं एक निरीक्षण करूं, पूरा उसका मुआयना करूं और फिर उसके बाद मैं उसको लिखूं। और माता जी कहती है कि तुम अगर ये काम लगातार बहुत सिंसियरली करते हो, ऑनेस्टली करते हो, 6 महीने तक करो, तो तुम्हारी प्रकृति, तुम्हारे स्वभाव में जरूर परिवर्तन है। क्योंकि तब जब हम ये क्रिया करते हैं आत्मनिरीक्षण की और रिफ्लेक्शन की, अवलोकन की, हम लिखते हैं, तो हम इसको ऑफर करते हैं, हम ये ईश्वर को दे देते हैं, उनको हम अर्पित करते हैं। इस अर्पण में ईश्वर उसके ऊपर अपनी एक स्टैंप लगा देते हैं, अपना एक ठप्पा लगा देते हैं, जिससे कि वो पक्का हो जाता है। और हमें साथ ही साथ ईश्वर की तरफ से एक दिलासा मिलती है, ईश्वर की तरफ से हमें ढाढ़स मिलता है, ईश्वर की तरफ से हमें प्रोत्साहन मिलता है। इस राइटिंग में इतनी पावर होती है। ये जो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, हमारे बहुत सारे टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स में इसकी व्यवस्था है। हालांकि पहले, कई वर्षों पहले जब हम विद्यार्थी थे, तो आंतरिक कहना चाहिए कि आंतरिक स्वयं का ज्ञान, इसकी कोई चर्चा नहीं हम लोग करते थे। हम लोग केवल बाहरी बातों का ही उसमें जिक्र किया करते थे। रिफ्लेक्शन तब भी होता था, लेकिन रिफ्लेक्शन में क्या लिखते थे कि हमने विषय सामग्री कैसे जुटाई, उसको कैसे तैयार किया और कैसे फिर आगे उसको हमने बच्चों तक पहुंचाया, और अपना ही रिव्यू लिखते थे कि हमने क्लास को कैसे कंडक्ट किया, कैसे पढ़ाया, हम उससे सेटिस्फाइड है, नहीं है, संतुष्ट हुआ, उस तरह का एक मुआयना, उस तरह का एक निरीक्षण हुआ करता था। लेकिन यहाँ जो सेल्फ रिफ्लेक्शन अब हम देख रहे हैं कुछ सालों से, हमारे अपने दिल्ली विश्वविद्यालय में डीएलएड प्रोग्राम जो है 4 साल का, उसके अंदर ये एक पूरा हिस्सा है सेल्फ डेवलपमेंट का, और उसके अंदर हम लोग वाइटल के ऊपर काफी काम करते हैं। जो हमारे ट्रेनीज होती हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं टीचर बनने के लिए, वो अपने वाइटल के ऊपर काम करते हैं, अपने नेचर के ऊपर काम करते हैं। और मजे की बात तो ये है कि नेचर को समझने में उनको बहुत समय लग जाता है, जान नहीं पाते कि उनके अंदर डर है, भय है कि नहीं। और भय भी कई किस्म के, जब धीरे 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 परतें खुलती हैं तो पता चलता है कि अरे बाप रे, डर केवल एग्जाम का नहीं है, और भी तमाम बहुत सारे डर अंदर बैठे हुए हैं। इसी तरह से क्रोध है, क्रोध का संबंध और अनेक बातों के साथ होता है। इसका ज्ञान भी विद्यार्थियों को तभी मिल पाता है। इसलिए हमें लगता है कि ये जो शिक्षक प्रशिक्षण हमारा है कार्यक्रम, इसके अंदर सेल्फ डेवलपमेंट का होना कितना आवश्यक है, और उसके अंदर
अगर हम वाइटल की ट्रेनिंग पर खास जोर दें तो उससे हमारे जो ये विद्यार्थी आगे चलकर शिक्षक बनते हैं, तो जरूरी है कि ये शिक्षक अपने स्कूलों में कुछ ऐसा योगदान दे सकेंगे कि बच्चों को एक बुद्धिमत्तापूर्ण राह दिखा सके, उनके प्राण की, उनके वाइटल की ट्रेनिंग वो लोग भी प्रदान कर सके। इसी के साथ साथ हम आते हैं अब आगे कि वाइटल एजुकेशन जो है, ये तो है ही, ये 3 डिफरेंट तरीकों से हम जो करते हैं कि 5 सेंसेस की ट्रेनिंग है और पूरे सेंस ऑर्गन्स का विकास और उसका प्रशिक्षण, और फिर सौंदर्य बोध और ज्ञान साथ में, और तीसरा जो हमने अभी बात की है वैल्यूज एंड वर्च्यूज की, जिसमें हमने सत्यनिष्ठा का जिक्र किया या ईमानदारी को किया। ये तो 3 है ही, लेकिन होता क्या है कि बड़े शहरों में खास तौर पर आजकल जिस ढंग से हमने जिक्र किया पहले की प्रतियोगिता बहुत बढ़ती जा रही है, कॉम्पिटिटिवनेस की वजह से स्कूलों में अक्सर आजकल नर्वसनेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, इस तरह की समस्याएं खड़ी हुई, और ये काम भी हम टीचर्स को ही करना पड़ता है। हर स्कूल में काउंसलर अलग से नहीं होता, हर स्कूल में, इसलिए टीचर्स की एक ऐसी आवश्यकता है, इन टीचर्स की जो बच्चों का सही ढंग से मार्गदर्शन कर सके, उनको निर्देशन दे सके, उनके साथ 1-to-1 बेसिस पर बात कर सके, और उनके मन की जो बुद्धियां उलझी हुई हैं उनको वो सुलझा सके। तो इसके लिए नितांत आवश्यक है कि हम टीचर्स जो हैं, ये हम अपने वाइटल की ट्रेनिंग हमेशा कैसे देते हैं। वाइटल को प्यूरिफाई करना पहली बात है। पहले तो वाइटल को समझना, अपने नेचर, अपने स्वभाव को पूरी तरह से समझना, उसमें भी वाइटल का क्या रोल है उसे जानना बहुत आवश्यक है। जब हमने जान लिया, जब हमने ऑब्जर्व कर लिया, तो उसके बाद दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज है कि हम उसके अंदर क्या कमियां हैं, क्या शॉर्टकमिंग्स हैं, क्या कमजोरियां हैं, हम उनको निकालें, हम उनको दूर करें। लेकिन ये जरूरी नहीं कि सिर्फ वीकनेसेस को ही हम जाने और उन पर काम करें। हमारी पॉजिटिव चीजें भी होती हैं, उनको भी हम देखें, क्योंकि हर समय नेगेटिव की तरफ ही जाते रहना और उनके ऊपर विचार करते रहना भी सही नहीं है। एक संतुलन रखना बहुत आवश्यक है। तो पॉजिटिव हमारी क्या चीजें हैं, उनको जानना, उनको समझना, वो भी उतना ही जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारे सकारात्मक भाव अंदर हैं, ये जो संवेग अंदर मौजूद हैं, सकारात्मक भाव वाले, यही हमें मदद करेंगे हमारी कोई भी नेगेटिव या जो भी वीकनेस है, जो कमजोरी है, उसको दूर करना है। इसके लिए बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम कई बार वर्कशॉप्स में करते हैं। लेकिन मोटे तौर पर हम आपको ये बता दें कि आप अगर एक अपनी खुद की चेकलिस्ट बना लें, क्योंकि हर एक की चेकलिस्ट का रेटिंग भी अलग होगा और उसके जो भाव भावनाएं हैं वो भी थोड़े से अलग होंगे, तो हम अपनी स्वयं की ऑब्जर्वेशन करके, अवलोकन करके, अच्छी तरह से निरीक्षण करके हम अपनी एक सूची बनाएं, एक सूची पत्र तैयार करें कि मेरे अंदर, हम लिखें, मेरे अंदर क्रोध है, तो क्रोध मुझे किन परिस्थितियों में आता है, कब कब आता है, किन लोगों के साथ आता है, किन लोगों के साथ जब मैं बैठती हूँ, बात करती हूँ, किन स्थानों पर होता है। बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं जहां पर हम बड़े बेचैन से हो जाते हैं, गुस्सा आने लगता है। तो ये पूरा हम खुद तैयार करें। इसी तरह से हमारे अंदर डर है। अब किसी बच्चे के अंदर डर होता है स्टेज पे जाने का। हमने तो कई टीचर्स को भी देखा है, टीचर्स में बहुत डर होता है। अचानक प्रिंसिपल किसी दिन कह देती है कि आज के असेंबली में आप जाकर ये अनाउंसमेंट कर दीजिएगा, तो कई टीचर्स हैं वो एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। और मतलब ये मुंह देखने का मतलब है कि भाई तुम चले जाओ या तुम चले जाओ। वो घबराहट होती है अंदर से, वो डर ऐसा है
जो उनको बांधे रखता है, और वो हमेशा वैसे बोलने में बहुत अच्छी आपको लगेंगी। ऐसे टीचर्स कई हैं, हमने बहुत सारे देखे हैं स्कूलों में, मेल टीचर्स भी ऐसे जब बात करेंगे छोटे ग्रुप के अंदर 5-6 लोगों में, तो बहुत जोर शोर से अपने विचार रखेंगे, बहुत अच्छे विचार रखेंगे। लेकिन जब एक लार्ज ऑडियंस को सामने देख के बोलना है, एक छोटी सी सूचना देनी है प्रिंसिपल के कहने पर, तो वो देने में वो असमर्थ हो जाते हैं। तो ये किस्म का डर, हालांकि बहुत छोटा डर है, छिपकली का डर, कॉकरोच का डर, घर में छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े आ जाते हैं खासतौर पर बारिश के दिनों में, उनका डर, तो ये डर है। तो अपने सूची पत्र में हमें लिखना है कि ये भाव भावनाएं जो हैं, ये संवेग जो हैं, ये इम्पल्सेस जो हैं, ये हमारे अंदर कहाँ कहाँ विद्यमान है, कब कब ये होती हैं, किन परिस्थितियों में ये उजागर होती हैं, और साथ ही साथ इनके अगर कुछ और भी है तो वो भी हम लिखेंगे। क्या नेगेटिव चीज है हमारे अंदर, वो हम जानने की कोशिश करें। तो जानने के लिए हमें रोज बैठना तो पड़ेगा। तो शिक्षक बनना आसान नहीं है। शिक्षक बनने का मतलब ही है, इन अ वे अ टीचर इज अ योगी, मदर ने कहा, और सचमुच ये योग साधना है। शिक्षा एक योग है। जो बातें आप एक शिक्षक होने के नाते कर सकते हैं, जो कर रहे हैं, अपने आप को जानना और समझना, नो दाई सेल्फ, और अपने आप को समझ कर निरीक्षण करके अपनी सेल्फ मास्टरी करना, अपने अंदर उस माहियत को ले आना, नियंत्रण करना, ये सब जो है ये योग ही तो है। योग यानी क्या है? योग इज यूनियन विद द डिवाइन। तो जो पूरी प्रक्रिया है उस ईश्वर तक जाने की, परम तक पहुंचने की, उसके अंदर शुरुआत तो यहीं से है कि मैंने अपने को जानना है, अपने को समझना है, अपने अंदर पूर्णता लानी है। सेल्फ परफेक्शन, सेल्फ मास्टरी, वो है क्या? हमारे नेचर की है। और जब हम नेचर को इतना ज्यादा समझ लेते हैं, इतना जान लेते हैं, तो जाहिर है धीरे 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 हमें उसमें रिफाइनमेंट करने की आदत पड़ जाती है, हम परफेक्शन की तरफ जाने लगते हैं। यही चीज हमने बच्चों में करनी। हालांकि 8 साल या 10 साल या 12 साल का जो समय स्कूल के अंदर होता है वो काफी नहीं है। पूरा जिंदगी या कई जिंदगियां चाहिए अपने आप को बदलने के लिए, अपने आप को प्योरीफाई करने के लिए, पूरा बनाने के लिए। लेकिन हमारे हाथ में क्या है ये भी तो हमें देखना है। क्या समय है, क्या परिस्थितियां हैं, क्या परिवेश है, किन सर्कमस्टांसेस, किन परिस्थितियों में हम शिक्षा दे रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए जो भी हम बेस्ट कर सकते हैं, जो भी हम सबसे अच्छा कर सकते हैं, वो हमें करना चाहिए। कई समस्याएं कई बार माता जी के सामने कई टीचर्स लेके आए। उस दौरान कोई बच्चे की शिकायत लाता था अनुशासन की कि वो काम ठीक से नहीं करता है, और खास तौर पर मदर ने भी जिक्र किया है कि कई बच्चों की आदत होती है कि कुछ सामग्री का इस्तेमाल किया पढ़ने में, होमवर्क करने में या खेलने में, और बाद में उन चीजों को बिल्कुल भी उनकी कदर नहीं की, उनको ठीक से व्यवस्थित रूप से रखा नहीं। तो मदर कहती हैं कि फिजिकल भी अगर उसका रख रखाव उसने ठीक से नहीं रखा, ये एक आदत है, ये एक एटीट्यूड है, तो इसके जिम्मेवार भी हम हैं। हम टीचर क्यों हैं? क्योंकि हमने शुरू से उनको ये आदत डाली ही नहीं है, हमने अपने अंदर ही नहीं आदत डाली, तो हम बच्चों में कैसे डालेंगे? एक ये भी कारण होता है। तो व्यवस्थित रखना हर चीज को उतना ही जरूरी है जितना, माने मटेरियल ऑब्जेक्ट्स को, जितना कि हम सोने चांदी को रखते हैं। ये भी वही चीज है, ये भी मूल्यवान है, ये हमारे चरित्र का निर्माण कर रहे हैं, जो लाइफ लॉन्ग एक पोजेशन है, एक ट्रेजर है, एक हमारी एक कहना चाहिए कि जायदाद बन रही है। हम इसके ऊपर पैसा लगा रहे हैं, दूसरे ढंग से मेहनत करके लगा रहे हैं। हम उस एफर्ट को, उस प्रयास को हम पूरा महत्व दें। तो माता जी कहती हैं कि ये चीजें भी
हमने बच्चे के अंदर शुरू से डाला। शुरू से यानी कि जब से हम उसके संपर्क में आए, जब से हम उसके साथ ये शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं। और ये बात सही अपर्णा जी ने भी शुरू में कही कि शिक्षा की प्रक्रिया अपने आप में सीखने सिखाने, हम बच्चे को केवल नहीं सिखा रहे, हम खुद भी सीख रहे हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को कोई चीज बताते बताते, सिखाते सिखाते, कोई आदत का निर्माण करते करते हमें अपने अंदर भी परिवर्तन आना दिखना शुरू हो जाता है। ये अक्सर होता है। नहीं, ये तो आप करके देखिए, ऑब्जर्व करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये तो मोटे तौर पर हमने आपको वाइटल की ट्रेनिंग, वाइटल के अनुशासन की बात की, लेकिन हमें इंटीग्रल एजुकेशन का कुछ भी अगर काम करना है तो हम साइकिक एजुकेशन को, साइकिक डिसिप्लिन को हम नहीं भूल सकते। उसको हमने हमेशा अपने अंदर जहन में रखना है कि उसके बिना मदद के हम इनको भी नहीं ठीक कर पाएंगे। तो इसलिए साइकिक ट्रेनिंग जो है, साइकिक अनुशासन है, चैत्य का अनुशासन, उसका जरूर पालन करना है। और वो आप आगे चलकर देखेंगे, बातचीत के दौरान आपको इसका भी ज्ञान मिलेगा। लेकिन जितनी भी बातें वाइटल के अंदर आज हमने आपके साथ साझी की हैं, उनमें खास बात यही है कि हमने अपने आप को मजबूत करना है, अपने चरित्र का निर्माण करना है। अपने चरित्र के साथ साथ ही बच्चा जो है वो प्रशिक्षित होता है। क्यों? क्योंकि बच्चे की इतनी इम्प्रेशनेबल एज होती है, बच्चा इतना देख देख के सीख जाता है, उसके अंदर इतना प्रभाव पड़ता है टीचर का, अपने बड़े लोगों का, गुरुजनों का, माता पिता का, अभिभावक का, जो भी उसके इर्द गिर्द के लोग बड़े होते हैं। खास तौर पर टीचर का तो कुछ ज्यादा ही होता है प्रभाव। तो जैसे हम हैं, जिस तरीके से हम अपने को बना रहे हैं और बच्चे के सामने पेश कर रहे हैं, क्लास के अंदर या क्लास के बाहर या किसी भी रूप में, खेल के मैदान में, कैंटीन के अंदर, कहीं पर भी उसका प्रभाव बच्चे के ऊपर, इन्फ्लुएंस जो है वो पड़ता है। और ये इन्फ्लुएंस जो है जरूरी नहीं उसका नतीजा हमें आज ही देखने को मिले या 4 दिन बाद। इसका परिणाम हो सकता है कि आगे चलकर उसको अपने भविष्य में नजर आए और वो याद करे कि मैंने बचपन में ये चीज सीखी थी अपने स्कूल में, फलानी टीचर ने। हम भी आजकल यानी बुढ़ापे में आकर भी हमें कई बार कोई बात याद आती है कि फलानी टीचर ने ये बात तब कही थी जब हम छोटे थे। तो ये जो इन्फ्लुएंस है, इससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है, बहुत कुछ जानता है। और टीचर तो कहा गया है कि टीचर, कहा भी क्या गया है, माना जाता है टीचर इज ए कैटलिस्ट ऑफ चेंज। कोई भी परिवर्तन अगर लाना है समाज में, राष्ट्र में, कहीं पर भी, परिवार में, तो टीचर का प्रभाव बहुत ज्यादा अच्छा होता है, प्रभावशाली होता है। तो एक शिक्षक को, टीचर को अपने व्यक्तित्व का निर्माण करने के लिए कितना जरूरी है कि वो वाइटल एजुकेशन की तरफ ध्यान दे। सभी चीजों में ध्यान देना है, लेकिन वाइटल की चूंकि आज हम बात कर रहे हैं, तो प्राण की जो शिक्षा है, प्राणिक शिक्षा, वाइटल एजुकेशन, इसको हमने किस तरह से आगे बढ़ाना है। और ये नहीं सोचना है कि कुछ हम छोटे हो जाएंगे एज टीचर, बच्चे भी ये काम कर रहे हैं और हम भी ये करें। यानी सारी ये बातें जितनी भी हमने कही है, ये सब कहीं ना कहीं हमें आगे चलकर एक स्पिरिचुअल लाइफ के लिए तैयार कर रही है। हमारा जो नेचर में परिवर्तन आ रहा है, या हम कोशिश कर रहे हैं कि हम बदल जाएं, अपने दृष्टिकोणों में परिवर्तन लाएं, अपने तौर तरीकों में परिवर्तन लाएं, बाहरी तौर से भी और आंतरिक तौर से भी। तो ये हमें तैयार कर रहा है उस योग साधना के लिए जो हमें आगे चलकर आध्यात्मिक रास्ते पर ले आए।